अरुणा कैसी है? माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना? हाँ, देश को आत्मनिर्भर बनाने की जो बात कही वह बहुत अच्छी लगी। अरे, आत्मनिर्भरता से मुझे प्रधानमंत्री जनधन खाते की किश्त याद आ गई। उस सहायता से मुझे बहुत राहत मिली थी। अच्छा, कोई खबर आई तेरे पास कि कब आ रही है जून माह की किश्त? हाँ, ये किश्त भी पिछले 2 महीने की तरह पहले 2 दिनों में खाते में आ जाएगी। पहले की तरह ही बैंक खाते के आखिरी नंबर के अनुसार बांटी जाएगी। 0 व 1 में समाप्त होने वाले खाते 5 जून 2020 को, 2 और 3 6 जून को, 4 और 5 8 जून को, 6 और 7 9 जून को व 8 और 9 10 जून को। 10 जून के बाद हम किसी भी दिन अपने बैंक से ये राशि निकाल सकते हैं। हमेशा की तरह ही कोरोना वायरस से बचाव के सभी कानूनों का पालन करना है। मेरे को तो गांव में ही एक बैंक मित्र पैसे लाके दे देता है। ना बैंक जाने की जरूरत, ना बीमारी का डर। एक और जरूरी बात, किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास ना करें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के ये पैसे हमारे बैंक में पूरी तरह सुरक्षित हैं। इन 3 महीनों से यह सीख मिली कि विपदा कभी भी आ सकती है। इससे बचने के लिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक। मैंने तो आपके भैया से कहकर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ले ली है। सिर्फ 12 रुपये और 330 रुपये में दुर्घटना और जीवन बीमा। मुसीबत में बीमा से उपयोगी और कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक। सब आत्मनिर्भर बने, सावधान रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। फटाफट खबरों के लिए बने रहिए TV20 न्यूज पर हमारे साथ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की जांच हेतु पूर्व में भेजे गए मरीजों के सैंपल में से कुल 64 जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें से 2 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है तथा 62 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि उक्त 2 पॉजिटिव मरीजों में एक व्यक्ति सिधारी आजमगढ़ तथा एक व्यक्ति इटैली महनाजपुर के हैं। सीएमओ ने बताया कि संबंधित तहसीलों से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत कंटेनमेंट जोन घोषित होगा। इसके साथ ही सीएमओ ने बताया कि पूर्व में 25 मरीज स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। आज 6 मरीज के ठीक होने के उपरांत डिस्चार्ज किया गया। इस प्रकार अब तक कुल 31 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुल 143 पॉजिटिव मरीजों की संख्या है, जिसमें से वर्तमान में 109 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मरीज हैं तथा 31 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। थाना महनाजपुर पुलिस ने एसपी के निर्देश पर बिना डिग्री के इलाज करने वाले डॉक्टर दंपत को गिरफ्तार कर लिया है। इस दंपत डॉक्टर पर एक महिला की इलाज के दौरान हुई मौत का आरोप लगाया है। थाना महनाजपुर क्षेत्र के रविंद्र यादव ने बताया कि वह अपनी पत्नी कुसुम देवी की बीमारी की हालत में मां पार्वती सेवा सदन सिघौना बाजार तथा महनाजपुर में भर्ती किया था। इस अस्पताल के चिकित्सक शिला चौहान और शिवचंद चौहान निवासी गम नोनीपुर भर्ती कराने के उपरांत डॉक्टर दंपत ने बताया कि तुम्हारी पत्नी के पेट में ट्यूमर है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्होंने मुझसे 35,000 रुपये भी लिया था और थोड़ी देर बाद बताया कि तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई है। बाद में पता चला कि ना तो इन डॉक्टरों के पास कोई चिकित्सा की डिग्री है और ना ही इसमें कोई ऑपरेशन की सुविधा है, परंतु इन लोगों द्वारा लापरवाही पूर्ण तरीके से मेरी पत्नी का ऑपरेशन कर दिया गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ कर दी, जिसके बाद एसपी आजमगढ़ ने उक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक मेहनगर को निर्देशित किया, जिसके तहत आज उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस बाबत एसपी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सर, महनाजपुर में एक महिला की मौत हो गई इलाज के दौरान, तो क्या मामला है सर, क्या कार्रवाई की गई? देखिए, वो 35 साल की महिला है। उसकी तबीयत खराब हुई तो उसका पति जो है गांव में तथाकथित डॉक्टर के यहाँ गया दिखाने के लिए। उसको ये जानकारी थी कि हस्बैंड वाइफ डॉक्टर हैं। डॉक्टर ने कहा कि इसके पेट में ट्यूमर है, इसको तुरंत ऑपरेट करना पड़ेगा, 30,000 रुपये लाओ। तो वो लोग 30,000 रुपया भी दे दिए। उसके बाद से उसने ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद अचानक जो है उस लेडी की मौत हो गई। जब ये पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली और हमने तहकीकात किया तो पता चला कि ना उसके पास ऑपरेशन थिएटर है, ना वो डॉक्टर है, ना उसकी वाइफ डॉक्टर है। ये झोलाछाप डॉक्टर हैं जिन्होंने लिख रखा है नाम कि हम डॉक्टर हैं। इसलिए इनको 304 के तहत जेल भेजा जा रहा है। और मैं जनता से अपील भी करता हूँ, आजमगढ़ की जनता से, इस बात के लिए कि अगर उनके गांव में इस तरह का कोई संदिग्ध डॉक्टर हो जो क्वालिफाइड ना हो और इस तरह का ऑपरेशन और इन सब चीज़ों में इलाज में इन्वॉल्व हो, तो निश्चित रूप से उसकी हमको सूचना दें, ताकि मैं सीएमओ साहब से कंफर्म करके कि ये डॉक्टर है भी नहीं, ताकि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं जिसमें लोगों की मौत हो जा रही है, इससे जनता को बचाया जा सके।
जिलाधिकारी ने बताया कि अब तक जनपद में कुल 48 कंटेनमेंट जोन घोषित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि जनपद में अब तक कुल 141 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसमें गत 24 घंटों में नए 16 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। वर्तमान समय में 113 एक्टिव केस हैं, 25 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा 3 मरीज की मृत्यु हो चुकी है। जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में 113 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मरीज हैं, जिसमें से 51 मरीज को L1 अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है, तो 46 मरीज को L3 अस्पताल PGI चक्रपाणपुर में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। इसके साथ ही रात्रि में आए नए 16 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को L1 अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुल 24 क्वारंटाइन सेंटर हैं, जिसमें 461 व्यक्ति रुके हुए हैं एवं सभी कम्युनिटी किचन की व्यवस्था संचालित है। 10 फैसिलिटी क्वारंटाइन सेंटर में 261 व्यक्ति, 6 इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में 30 व्यक्ति एवं 8 आश्रय स्थलों में 170 व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया गया है। आगे उन्होंने बताया कि कुल 90 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। गत 24 घंटे में 134 जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें 16 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव और 118 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है एवं अभी भी 532 जांच रिपोर्ट का इंतजार है। उन्होंने बताया कि L1 एवं L3 अस्पताल में भर्ती 65 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का द्वितीय सैंपल जांच के लिए गोरखपुर लैब में भेजा गया है। जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा L1 सुविधायुक्त बनाए जा रहे चिकित्सालय 100 शैय्या वीट संयुक्त चिकित्सालय परमानपुर तरवा का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि उक्त अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को भर्ती किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 60 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को भर्ती करने के लिए 60 इंडिविजुअल केबिन बनाया जा रहा है, जिसमें 30 बेड भूतल तथा 30 बेड प्रथम तल पर स्थापित किया जा रहा है। इससे जुड़े हुए 6 शौचालयों का जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने शौचालय में शीशा लगाए जाने एवं हाथ साफ किए जाने हेतु साबुन रखने हेतु निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर प्रथम तल पर 30 अतिरिक्त बेड लगाया जाएगा। और अभियंता द्वारा बताया गया कि 36.99 लाख यानी 36,99,000 रुपये से वार्डों की पेंटिंग, आइसोलेशन वार्ड, सिंगल बेड खिड़कियों में जाल लगाए जाने का कार्य किया जा रहा है, जिसे 12 जून 2020 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिए कि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में डस्टबिन उपलब्ध करवाएं, ताकि जब साफ सफाई करने के लिए कक्षों में जाएं सफाई कर्मी तो खाली डस्टबिन रखते हुए कचरे वाले डस्टबिन लेते आएँ, जिससे सफाई कर्मी के समय का। आज 5/6/2020 को मेरे द्वारा सीएमओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं संबंधित एसडीएम के द्वारा दौरे जनपद में किए गए, जिसमें सर्वप्रथम 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय है, 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय तरवा परमानंदपुर जो कि तहसील लालगंज में है, उसका निरीक्षण किया गया। इसको स्पेशली आइसोलेशन वार्ड की तरह तैयार किया जा रहा है और हर एक बेड को टोटली अलग किया गया, हर एक बेड के लिए अलग कंपार्टमेंट बनाया गया। तो इस तरह 60 कंपार्टमेंट वहाँ पे बन रहे हैं जो पूर्णतः आइसोलेटेड होंगे। इसमें जो पॉजिटिव केसेस आएंगे या संदिग्ध केसेस होंगे जिनकी जांच होने के लिए रिपोर्ट गई होगी, उनको इसमें रखा जाएगा। तो वहाँ पे अच्छी व्यवस्था ये करी जा रही है कि वहाँ पे सबको बिल्कुल सेपरेट रखा जाएगा, जिससे कि संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैल सके। वहाँ पे 15 तारीख तक हम ये कार्य पूरा कर लेंगे और बाकी व्यवस्थाएं भी वहाँ पे सीएमएस जो थे उनको करने के लिए बोल दिया गया है, जैसे कि जनरेटर की व्यवस्था हो और बाकी जो भी व्यवस्थाएं वहाँ पे करनी है उसको संचालन करने के लिए वो निरीक्षण के लिए उनको बता दिया गया है। इसके साथ ही फैसिलिटी क्वारंटीन सेंटर गोपालपुर RK इंटर कॉलेज गोपालपुर में है, जो कि मेहनगर तहसील में पड़ता है, उसको विज़िट किया गया। वहाँ पे कुल 30 लोग क्वारंटाइन थे, जिनका कि पूछा गया तो उनको व्यवस्था संतोषजनक उन्होंने बताई गई। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन ग्राम सिंहपुर सरैया थाना तरवा में पड़ता है, उसका निरीक्षण किया गया, जो कि अभी कल ही कोविड के जो पॉजिटिव केस आए हैं वो उस गांव से भी एक केस आया है, तो उसका निरीक्षण किया गया। तो वहाँ देखा गया कि वहाँ पे पुलिस व्यवस्था जो थी उसको और सुदृढ़ करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह से कंटेनमेंट जोन से बिना बाहर लोग आ पाए, ना ही उसमें अंदर आ पाएँ। तो व्यवस्था के लिए वहाँ पे कहा गया है। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में मनरेगा के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की भौतिक प्रगति, मनरेगा श्रमिकों के मास्टर रोल का भुगतान, तालाबों की खुदाई, ब्लॉक स्तरों पर वृक्षारोपण, मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, लेबर इंगेज आदि बिंदुओं के संबंध में समीक्षा बैठक संपन्न हुई। समीक्षा के दौरान मनरेगा के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की भौतिक प्रगति में विकासखंड मेहनगर, सठियाव, मार्टिनगंज, हरैया व अजमतगढ़ की खराब प्रगति पाए जाने पर जिलाधिकारी ने उक्त विकासखंड के संबंधित खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यों को समय से पूर्ण करें और अगली समीक्षा में खराब प्रगति की सूची में विकासखंड शामिल नहीं होना चाहिए।
इसके साथ ही जिलाधिकारी ने समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन विकास खंडों में मनरेगा श्रमिकों के मास्टर रोल का भुगतान नहीं हुआ है उनका तत्काल भुगतान करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने वृक्षारोपण के संबंध में समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि 10 जून 2020 तक माइक्रो प्लान बनाकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि मनरेगा के अंतर्गत लेबरों को एंगेज करें और कार्य ढूंढकर उनसे कार्य कराएं और जनपद में जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनका मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड बनाकर उनको भी प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, मास्टर रोल ट्रैकिंग रजिस्टर, वर्क स्टॉक रजिस्टर आदि की समीक्षा की गई। पूरे प्रदेश वर्ष 2021 में 25 करोड़ पौधारोपण किया जाना है। इस परिप्रेक्ष्य में जनपद आजमगढ़ में 43,51,730 पौधारोपण किया जाना है। वर्ष 2020-21 में पौधारोपण की कार्ययोजना की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में देर सांय कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवंटित लक्ष्य के अनुरूप पौधारोपण हेतु कार्ययोजना 10 जून 2020 तक प्रस्तुत करें तथा सभी विभाग अपने आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष 10 जून 2020 तक गड्ढे खुदवा लें और 15 जून से 30 जून 2020 तक नर्सरी से पौधों का उठान कर एकत्रित कर लें। सहकारिता विभाग एवं पर्यावरण विभाग द्वारा पौधारोपण के संबंध में तैयारी पूर्ण न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि 2 दिन के अंदर पौधारोपण से संबंधित कार्य योजना बनाकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि पौधारोपण के कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं है। पौधारोपण हेतु खोदे गए गड्ढों का जियो टैगिंग होना है। जिलाधिकारी ने समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने विकास खंड के संबंधित ग्रामों में सार्वजनिक भूमि का चिन्हांकन करें और उस पर पेड़ लगाने के लिए कार्य योजना तैयार करें। जिलाधिकारी ने बीएससी, डीआईओस, डीपीआरओ को निर्देश दिया कि समस्त स्कूलों में पौधारोपण कराएं और सहजन का एक पेड़ अवश्य लगाएं। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने डीएफओ को बड़ा पेड़ उपलब्ध कराने के लिए निर्देश भी दिए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुक्रवार को रोवर्स रेंजर्स से नवयुवकों द्वारा मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी को पौधे भेंट कर अपने वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। मंडलायुक्त ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति नौजवान पीढ़ी में जागरूकता बढ़ी है, जो काफ़ी सुखद अनुभूति है। उन्होंने कहा कि किसी भी रचनात्मक कार्य में नौजवानों की सहभागिता निश्चित रूप से उस कार्य की सफलता की गारंटी होती है। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण और पर्यावरण को शुद्ध करने में जिस प्रकार से नवयुवकों की दिलचस्पी बढ़ी है, उससे हम निकट भविष्य में सुखद परिणाम की आशा कर सकते हैं। उन्होंने रोवर्स रेंजर्स के नवयुवकों का मंडलायुक्त को पौधे भेंट कर संस्था द्वारा लक्षित 1000 पौधे रोपित किए जाने की शुरुआत की गई थी। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में जिला संरक्षक राजेंद्र प्रसाद राय, अबुल बसर आजमी, जिला उपाध्यक्ष विवेकानंद पांडे तथा प्रदेश संरक्षक संजय पांडे की उपस्थिति में पुलिस उप महानिरीक्षक सुभाष चंद्र दुबे के द्वारा कोरोना महामारी से लड़ने में किए गए विशेष कार्य के लिए प्रतीक चिन्ह व कोरोना वायरस सम्मान पत्र सम्मानित किया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक ने समस्त आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन आजमगढ़ के समस्त पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं को सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। जिले में पिछले 2-3 दिनों से अचानक बदले मौसम का असर बृहस्पतिवार की रात से आज के दिन में देखने को मिला। कल सुबह के समय मौसम सामान्य रहा तो शाम के बाद अचानक बदलने से मौसम में ठंडक बढ़ गई। वहीं शाम ढलने के साथ देर रात से बारिश की बौछार के साथ बर्फ के छोटे गोले भी गिरे। घने काले बादल छाए रहने से दिन में भी बारिश से मौसम में रौनक बन गई है, जो मुख्य रूप से धान के बेहन के लिए फायदेमंद है। बारिश से अधिकतर किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, लेकिन पहले से धान के बेहन डाल चुके किसानों को थोड़ी परेशानी भी हुई है। उधर कस्बे में कुछ जगह जलभराव होने से लोगों को थोड़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। मई माह की शुरुआत से लेकर अब तक गर्मी अपनी तेवर दिखा रही थी। गर्मी अधिक हो जाने से फसलों में नुकसान होने की संभावना से किसान परेशान थे। कृषि विभाग के विशेषज्ञ भी गर्मी को फसलों के लिए नुकसानदायक मान रहे थे। मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने कोविड-19 के दृष्टिगत जनपद में L1 हॉस्पिटल के रूप में विकसित महामृत्युंजय डेंटल कॉलेज चंडेश्वर का शुक्रवार को औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बताया गया कि यहां जनपद आजमगढ़ के 51 पॉजिटिव मरीज रखे गए हैं तथा आज 16 नए मरीज यहां पर लाए जा रहे हैं। यह भी अवगत कराया गया कि L1 हॉस्पिटल की कुल क्षमता 250 बेड की है। मंडलायुक्त द्वारा जनपद के अन्य पॉजिटिव मरीजों के संबंध में पूछे जाने पर अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर NL यादव ने बताया कि शेष मरीज राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में रखे गए हैं, जिसमें से नॉन सीरियस मरीजों का यहां शिफ्ट किया जाना है। मंडलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने मेडिकल कॉलेज से नॉन सीरियस सभी मरीजों को अभी तक शिफ्ट नहीं किए जाने पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व में इस संबंध में निर्देशित किया जा चुका है, इसके बावजूद शिफ्ट किए जाने का कार्य अधूरा मिलना आपत्तिजनक है। उन्होंने आगाह किया कि यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं कराया जाता है तो संबंधित का उत्तरदायित्व
निर्धारित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अरुणा कैसी है? माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना? हाँ, देश को आत्मनिर्भर बनाने की जो बात कही वह बहुत अच्छी लगी। अरे आत्मनिर्भरता से मुझे प्रधानमंत्री जनधन खाते की किश्त याद आ गई। उस सहायता से मुझे बहुत राहत मिली थी। अच्छा, कोई खबर आई तेरे पास कि कब आ रही है जून माह की किश्त? हाँ, ये किश्त भी पिछले 2 महीने की तरह पहले 2 दिनों में खाते में आ जाएगी। पहले की तरह ही बैंक खाते के आखिरी नंबर के अनुसार बांटी जाएगी। 0 व 1 में समाप्त होने वाले खाते 5 जून 2020 को, 2 और 3 6 जून को, 4 और 5 8 जून को, 6 और 7 9 जून को व 8 और 9 10 जून को। 10 जून के बाद हम किसी भी दिन अपने बैंक से ये राशि निकाल सकते हैं। हमेशा की तरह ही कोरोना वायरस से बचाव के सभी कानूनों का पालन करना है। मेरे को तो गांव में ही एक बैंक मित्र पैसे लाके दे देता है। ना बैंक जाने की जरूरत, ना बीमारी का डर। एक और ज़रूरी बात, किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास ना करें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के ये पैसे हमारे बैंक में पूरी तरह सुरक्षित हैं। इन 3 महीनों से यह सीख मिली कि विपदा कभी भी आ सकती है। इससे बचने के लिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक। मैंने तो आपके भैया से कहकर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ले ली है। सिर्फ 12 रुपये और 330 रुपये में दुर्घटना और जीवन बीमा। मुसीबत में बीमा से उपयोगी और कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक। सब आत्मनिर्भर बने, सावधान रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष सदर ध्रुव सिंह के नेतृत्व में जिला कार्यालय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस के अवसर पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति संदेश दिया। कोरोना वायरस महामारी की वजह से चंद पदाधिकारी ही कार्यालय पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम से पूर्व कार्यालय की साफ सफाई और सैनिटाइजेशन किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस संकट के समय में पूरे प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें और भूखा ना रहे, इसकी व्यवस्था किए। प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था किए, साथ ही उनके खाने पीने की समुचित व्यवस्था कराई गई। केंद्र सरकार के द्वारा इस महामारी के समय दी गई सरकारी सहायता को प्रत्येक जरूरतमंद तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आज हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिवस है। उनके हम 47वें जन्मदिवस पर भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ की तरफ से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप हम लोगों के बीच में इसी प्रकार से हजारों साल चमकते रहिए। और आज योगी जी जो उत्तर प्रदेश में या भारत में जो महामारी फैली थी, उत्तर प्रदेश में जो योगी जी ने हमारे व्यवस्था दिया है वह पूरे भारतवर्ष में ऐसी कहीं व्यवस्था नहीं हुई है। गरीबों को, प्रवासी मजदूरों को घर तक लाए, उनको राशन दिए, उनके 1000 में 1000 रुपया भेजे। इसी के साथ साथ जो हमारे गरीब हैं उन तक हर सरकारी योजना प्रशासन के माध्यम से पहुंची और आज कोई भी गरीब इस उत्तर प्रदेश में भूखा नहीं मर रहा है। सबको रोजगार और सबको काम, और जो जहां भटक रहे थे, पैदल आ रहे थे, जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने देखा कि इनको पीड़ा हो रही है, तत्काल बस लगवा करके अनाउंस किया मीडिया के माध्यम से कि हम सबके अपने प्रवासी मजदूरों को मंगाएंगे। वो मंगाए भी, आज उनको काम भी दे रहे हैं और सब लोग खुशहाल हैं। योगी जी अपने 3 साल के कार्यकाल में जो अद्भुत कार्य करके दिखाया है वो अपने आप में एक चमत्कार है। विकास की गंगा अपने उत्तर प्रदेश में बह रही है। गरीबों को तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है और आम जनता आज खुशहाल है। आम जनता के बीच में अमन चैन है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है और पूरा देश, प्रदेश ही नहीं पूरा देश उनका जन्मदिन बड़े धूमधाम से मना रहा है। ऐसे में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के अवसर पर नगर महामंत्री धर्मवीर चौहान ने नरौली क्षेत्र में पीपल का वृक्ष लगाते हुए निवर्तमान नगर अध्यक्ष विनय प्रकाश गुप्त के साथ नगर के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह और सेक्टर के संयोजक संतोष चौहान की उपस्थिति में पौधे लगाए।
सामाजिक संगठन मैत्री प्रगति मंच के लोगों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भेजा है। उनके अनुसार जनपद अयोध्या उत्तर प्रदेश में हो रही खुदाई तथागत बुद्ध की प्रतिमाओं व कालीन अवशेष मिलने पर उस स्थान को पुरातात्विक स्मारक घोषित करने की मांग की है। उनका कहना है कि अयोध्या में 2000 वर्ष पुरानी बौद्ध प्रतिमाएं, शिलालेख, धम्मचक्र आदि बौद्ध कालीन प्रति एवं अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, इससे पूर्व पदाधिकारियों एवं बौद्धाचार्यों की आवश्यक बैठक 38 मई को मेहनगर के ग्राम आई में हुई थी, जिसमें अध्यक्षता की थी। इसमें 4 मांगें की गई। उच्च प्राथमिक व ऐतिहासिक महत्व के अयोध्या के स्थल की सामान्य खुदाई तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। उस स्थान को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार में आता है, इसलिए उसकी निगरानी में विधिवत खनन का कार्य कराया जाए तथा उक्त खनन क्षेत्र को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षित कर दिया जाए। एक उच्चस्तरीय टीम बनाई जाए जिसमें इतिहासकार, पुरातत्व वक्ताओं, बौद्ध विद्वानों एवं सांसद, कानूनी जानकार को रखा जाए, जो अपनी रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति महोदय व सांसद को दें। मैं करुणाकांत मौर्य, संयोजक मैत्री प्रगति मंच। क्या मामला है आप लोग यहाँ? आज हम लोग सारे संगठन के साथ ही यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अयोध्या में जो समतलीकरण चल रहा है वहाँ पर बौद्ध की मूर्ति एवं बौद्ध संस्कृति से जुड़े हुए अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, जिसके संबंध में हम लोगों को डीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं कि उसको पुरातत्व को विभाग को ज़मीन को सौंपा जाए और वहाँ पुरातात्विक सर्वेक्षण को दे करके उसको पार्क घोषित किया जाए। क्या आश्वासन मिला? कुछ आश्वासन दिया गया अधिकारी? अभी हम लोग लेकर के जा रहे हैं और माननीय डीएम साहब को देंगे तो उस ज़मीन को बौद्ध स्मृति के रूप में संरक्षित किया जाए और राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में कहीं भी भव्य रूप से कराए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ग्राम सभा मुस्तफाबाद में पूर्व छात्र नेता व सामाजिक कार्यकर्ता राजनारायण यादव के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। राजनारायण यादव ने कहा कि पर्यावरण के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। पर्यावरण आज खतरे में है। बड़े पैमाने पर विकास के नाम पर पर्यावरण का नाश किया जा रहा है, जिससे मानव सभ्यता व पृथ्वी आज खतरे में है। संयुक्त राष्ट्र संघ व वैश्विक समुदाय को ठोस कदम उठाना पड़ेगा। हर नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा और लोगों को जागरूक भी करना होगा, तभी जाकर पर्यावरण की रक्षा हो सकेगी। इस मौके पर मौजूद थे गोल्डन, अमित, आशीष, संदीप, ब्रजेश सांवला सहित काफ़ी लोग। का मतलब आपका नाम क्या है? ये ना, आपका नाम क्या है? राजनारायण यादव, पूर्व छात्र नेता, सामाजिक कार्यकर्ता। आज आप लोगों का कैसा कार्यक्रम रहा? आज हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पे हम लोगों ने पौधारोपण किया। इस उपलक्ष्य पे आप अपने ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज हम लोग ग्राम सभा मुस्तफाबाद में मेहनगर तहसील के अंतर्गत जो आता है उसमें हम लोगों ने बड़े पैमाने पौधारोपण किया। साथ ही साथ इस पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पे हम लोग जनता को जागरूक करना चाहते हैं। आज पर्यावरण बहुत बड़े पैमाने पर खतरे में है, साथ ही साथ पृथ्वी भी खतरे में, जो मानव सभ्यता के लिए खतरा बनकर उभर रही है। बिना पर्यावरण की रक्षा किए हम लोग पृथ्वी और मानव सभ्यता को बचा नहीं सकते हैं और इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र संघ और वैश्विक समुदाय को ठोस कदम उठाना होगा और साथ ही साथ नागरिकों को जागरूक होना होगा और साथ ही साथ लोगों को जागरूक करना होगा, तभी जाकर पर्यावरण की रक्षा हो सकती है और तभी हम लोग मानव जीवन की कल्पना कर सकते हैं। नहीं तो अर्थात मानव जीवन खतरे में है। यह मानव जीवन के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, जिससे हम लोगों को समय रहते हुए सजग होना होगा और सही निर्णय लेना होगा ताकि हम लोगों का जीवन सुरक्षित हो सके। विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय चित्रांश महासभा आजमगढ़ द्वारा सामूहिक रूप से सिधारी क्षेत्र में रातरानी, सावनी, अड़हुल, गुलाब, कंडेल, हरसिंगार और गंधराज का पौधा विश्व पर्यावरण दिवस पर चित्रांश महासभा ने सामूहिक रूप से लगाया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में चित्रांश महासभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट राय अनूप श्रीवास्तव के साथ कर्मठ जिलाध्यक्ष सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, महामंत्री जगदम्बा लाल श्रीवास्तव और उनकी धर्मपत्नी कुसुमलता श्रीवास्तव, एडवोकेट पद्मलाल श्रीवास्तव, मीडिया प्रभारी हेमंत श्रीवास्तव, वरिष्ठ रंगकर्मी समाज सेवक अरविंद चित्रांश साथ बहुत सिधारी क्षेत्र के सम्मानित लोग पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधारोपण महाअभियान में उपस्थित रहे। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रकृति संरक्षण और जनचेतना हेतु तमसा परिवार ने हमेशा की तरह 2 वर्षों से लगातार मन में ठान कर ही रखता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी पौधारोपण करेगा जरूर। मुख्य अतिथि
जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे के साथ तमसा परिवार द्वारा गायत्री घाट, गोदाम घाट, बागलखरा पुल, मोहटी घाट, नरौली घाट, शंकरी घाट आदि जगहों पर पौधारोपण और पौधों की देखभाल की गई। मुख्य अतिथि जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे ने विश्व पर्यावरण दिवस पर तमसा नदी सफाई, स्वच्छता एवं वृहद पौधारोपण अभियान और स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि धरती पर जीवन के लालन पालन के लिए पर्यावरण प्रकृति का उपहार है। तमसा परिवार के पूर्वांचल विकास आंदोलन के संयोजक प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि पर्यावरण प्रदूषण एक व्यापक समस्या है जिसे सबसे पहले कम करना होगा, क्योंकि अगर हवा पानी यही सब साफ नहीं रहेगा तो हम अच्छा जीवन नहीं जी सकते। समाज सेवी शिक्षक अनिल राय ने कहा कि पर्यावरण से ही हमें शुद्ध जल, शुद्ध वायु, शुद्ध भोजन, प्राकृतिक वनस्पतियाँ आदि प्राप्त होती हैं। गुलाब चौरसिया ने लोगों को ध्यान खींचते हुए कहा कि पर्यावरण पर जो अतिक्रमण हो रहा है उसको रोककर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तमसा परिवार ने आजमगढ़ में रह चुके आरटीओ के प्रशासनिक अधिकारी अनिल सहगल की तरफ से भी पौधा लगाया। आज विश्व पर्यावरण दिवस और जय आजमगढ़ सेवा संस्थान की स्थापना के शुभ अवसर पर देव विजय यादव जी द्वारा लोगों को स्वस्थ रहने के लिए योग के फायदे बताए गए, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करते हुए संस्थान के लोगों ने योग की बारीकियां सीखी और भोला घाट पर देव विजय यादव एवं उनके सहयोगी गजराज के साथ पौधे लगाकर सभी लोगों को सम्मानित करके विश्व पर्यावरण दिवस और जय आजमगढ़ सेवा संस्थान का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस पर श्री संजय निषाद कहते हैं कि आज विश्व पर्यावरण दिवस और जय आजमगढ़ सेवा संस्थान का स्थापना दिवस दोनों एक साथ पड़ रहा है। हम सभी लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। आप सभी लोगों को विश्व पर्यावरण दिवस और जय आजमगढ़ सेवा संस्थान के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मिथुन निषाद कहते हैं कि प्रकृति है अनमोल, इसे नष्ट होने से बचाइए। आइए पर्यावरण के संरक्षण और विकास का संकल्प लें। आप सभी लोगों को विश्व पर्यावरण दिवस और जय आजमगढ़ सेवा संस्थान के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अंकित कहते हैं कि सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। आप सभी लोगों को विश्व पर्यावरण दिवस और जय आजमगढ़ सेवा संस्थान की स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जनपद की पुलिस ने फेसबुक पोस्ट के सहयोग से एक बिछड़े बच्चे को उसके माता पिता से मिलवा दिया, जिसके बाद परिजनों में खुशी की लहर है। इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह द्वारा त्वरित मानवीय सहायता एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। निर्देशन के क्रम में जनपदीय सोशल मीडिया सेल आजमगढ़ द्वारा इस मामले में विशेष रुचि लेते हुए थाना स्थानीय के माध्यम से बालक व उसके पिता से तत्काल वीडियो कॉलिंग से वार्ता कराई गई और थाना स्थानीय से पुलिस टीम गठित कराकर बालक के पिता के साथ आश्रय गृह पटना प्रस्थान कराया गया और पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 5/6/2020 यानी 5 जून को गुमशुदा बालक को आश्रय गृह पटना से सकुशल वापस लाया गया। बालक की बरामदगी के बाद गुमशुदगी के घटनाक्रम के संबंध में जानकारी सामने आई कि बालक घटना के दिन खेल में बगल के रेलवे स्टेशन खोरासन रोड पर चला गया था। वहाँ एक ट्रेन खड़ी थी जिस पर बालक कौतूहल बस चढ़ गया और ट्रेन चल पड़ी। कुछ देर बाद उसी में सो गया। जब ट्रेन पटना बिहार पहुंची तो उतर गया, जहां पटना नगर निगम के कर्मचारियों ने उसे आलमगंज के रैन बसेरा पटना में रुकवा दिया और उसे घर तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। जिसके बाद आजमगढ़ पुलिस द्वारा बालक को आश्रय गृह पटना से लाकर उसके माता पिता को सुपुर्द किया गया। बालक के माता पिता करीब 2.5 माह बाद अपने बच्चे को पाकर अत्यधिक प्रसन्न हुए और पुलिस टीम को धन्यवाद ज्ञापित किया। क्या नाम बेटा? सरेश। पापा का? राजेश। कहाँ है, कौन से गांव के रहने वाले हो? इठा में। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन? सर जी वहाँ पे गए थे खाना खाने के लिए, भूल कर स्टेशन पर चल गए थे घूमने के लिए। मजाक मजाक में ट्रेन में बैठ गए, आई हवा लगी, सोते गए और कर जैसे पटना उतरे तब तक लॉकडाउन लग गया। उधर से फिर वहाँ पे पटना नगर निगम के रहते थे अंकल और पुलिस वाले अंकल, पापा जाकर लिया कर आए वहाँ से पटना से। तो किसी ने मारा परेशान तो नहीं किया? नहीं सर। ठीक बेटा। हाँ राजेश बताओ, क्या नाम है आपका? राजेश सर। पिताजी का? पिताजी के फूलचंद। क्या हुआ था? ठाणे कराने वाले सर। 14 तारीख हमारा बच्चा गुम हो गया, 15 तारीख की रिपोर्ट लिखा है फूलपुर थाने पे। उसके बाद मतलब 3 महीना बाद हमारे बच्चे के मैंने फूलपुर थाने पे खबर आई और उसके बाद पुलिस के साथ में पटना गए, पटना से लेके साथ में आए यहाँ पर फूलपुर थाने पे। हम बहुत सुनते हैं पुलिस के धन्यवाद। पुलिस से कोई शिकायत तो नहीं आपको? नहीं सर, कोई शिकायत नहीं है। अरुणा कैसी है?
माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना? हाँ, देश को आत्मनिर्भर बनाने की जो बात कही वह बहुत अच्छी लगी। अरे, आत्मनिर्भरता से मुझे प्रधानमंत्री जनधन खाते की किश्त याद आ गई। उस सहायता से मुझे बहुत राहत मिली थी। अच्छा, कोई खबर आई तेरे पास कि कब आ रही है जून माह की किश्त? हाँ, ये किश्त भी पिछले 2 महीने की तरह पहले 2 दिनों में खाते में आ जाएगी। पहले की तरह ही बैंक खाते के आखिरी नंबर के अनुसार बांटी जाएगी। 0 व 1 में समाप्त होने वाले खाते 5 जून 2020 को, 2 और 3 6 जून को, 4 और 5 8 जून को, 6 और 7 9 जून को व 8 और 9 10 जून को। 10 जून के बाद हम किसी भी दिन अपने बैंक से ये राशि निकाल सकते हैं। हमेशा की तरह ही कोरोना वायरस से बचाव के सभी कानूनों का पालन करना है। मेरे को तो गांव में ही एक बैंक मित्र पैसे लाके दे देता है। ना बैंक जाने की जरूरत, ना बीमारी का डर। एक और जरूरी बात, किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास ना करें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के ये पैसे हमारे बैंक में पूरी तरह सुरक्षित हैं। इन 3 महीनों से यह सीख मिली कि विपदा कभी भी आ सकती है। इससे बचने के लिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक। मैंने तो आपके भैया से कहकर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ले ली है। सिर्फ 12 रुपये और 330 रुपये में दुर्घटना और जीवन बीमा। मुसीबत में बीमा से उपयोगी और कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक। सब आत्मनिर्भर बने, सावधान रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि 4 जून 2020 को प्रातः 6 बजे से 5 जून के प्रातः 6 बजे तक कोविड-19 के दृष्टिगत विभिन्न प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसके अंतर्गत 24 घंटे में बस द्वारा कुल 102 प्रवासी मजदूर जनपद आजमगढ़ में आए हैं। इस प्रकार अब तक कुल 1,52,491 प्रवासी मजदूर जनपद में आए हैं, जिसमें रेल व बसों द्वारा 97,960 व अपने साधन से या अनौपचारिक माध्यम से 54,531 प्रवासी मजदूर जनपद में आए हैं। यानी कि 4 जून को 6 बजे से 5 जून की सुबह 6 बजे तक 102 प्रवासी जनपद आजमगढ़ में आगमन हुआ है, जो कि जनपद के ही निवासी हैं। उन सबको उनके गंतव्य स्थल, उनके आवास तक पहुंचा दिया गया है। अब तक कुल संख्या जो क्रमिक है प्रवासियों की जनपद में आगमन की, वो 1,52,000 है, जिसमें 97,960 बस या रेल के माध्यम से आए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि अब तक जनपद में कुल 48 कंटेनमेंट जोन घोषित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि जनपद में अब तक कुल 141 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसमें गत 24 घंटों में नए 16 कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। वर्तमान समय में 113 एक्टिव केस हैं, 25 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा 3 मरीज की मृत्यु हो चुकी है। जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में 113 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मरीज हैं, जिसमें से 51 मरीज को L1 अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है, तो 46 मरीज को L3 अस्पताल PGI चक्रपाणपुर में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। इसके साथ ही रात्रि में आए नए 16 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को L1 अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुल 24 क्वारंटाइन सेंटर हैं, जिसमें 461 व्यक्ति रुके हुए हैं एवं सभी कम्युनिटी किचन की व्यवस्था संचालित है। 10 फैसिलिटी क्वारंटाइन सेंटर में 261 व्यक्ति, 6 इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में 30 व्यक्ति एवं 8 आश्रय स्थलों में 170 व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया गया है। आगे उन्होंने बताया कि कुल 90 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। गत 24 घंटे में 134 जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें 16 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव और 118 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है एवं अभी भी 532 जांच रिपोर्ट का इंतजार है। उन्होंने बताया कि L1 एवं L3 अस्पताल में भर्ती 65 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का द्वितीय सैंपल जाँच के लिए गोरखपुर लैब में भेजा गया है। अब तक कुल पॉजिटिव केसेस जो कोरोना के आए हैं, पिछले 24 घंटे में 16 पॉजिटिव केसेस प्रकाश में आए हैं। तो इस प्रकार कुल पॉजिटिव केसेस 141 हो गए हैं, जिसमें से 113 एक्टिव केसेस हैं, जो कि हमारी 2 फैसिलिटीज़ हैं। L1 हॉस्पिटल है वहाँ पे और L3 राजकीय मेडिकल कॉलेज वहाँ पे भर्ती हैं। इसके अलावा क्वारंटाइन जोन जो है वो हमारे कुल बढ़ गए हैं। इसमेमें 48 हमारे क्वारंटाइन जोन जो है टोटल हमारे फैसिलिटी क्वारंटाइन इंस्टीट्यूशनल और आश्रय स्थल मिला के 24 हैं, जिसमें 461 व्यक्ति जिनका कि टेस्ट होने के लिए सैंपल गया हुआ है वो वहाँ पे उनको रखा गया है। कंटेनमेंट जोन जो बने हैं 48 हमारे कंटेनमेंट जोन हो गए हैं और जो 16 नए
पॉजिटिव केसेस आए हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है और उन गाँव को भी कंटेन करने की कार्रवाई चल रही है। अब तक गत 24 घंटे में हमें 134 रिपोर्ट आई थी, जो जैसे मैंने पहले बताया 16 उसमें पॉजिटिव आए और 118 नेगेटिव आए थे। 532 और हमने सैंपल्स भेजे हुए जिनकी रिपोर्ट अभी हमारे पास आनी बाकी है। मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी के निर्देश पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मऊ में वर्ष 2015 में बीटीसी में हुए प्रवेश की जांच में 9 अभ्यर्थियों द्वारा कुटरचित अंकपत्रों के आधार पर मेरिट बढ़ाकर प्रवेश लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। यह भी उल्लेखनीय है कि केवल 2015 में प्रवेश पाए अभ्यर्थियों में से 50 अभ्यर्थियों के अंकपत्रों की जांच में 9 अभ्यर्थियों द्वारा कुटरचित अंकपत्र के आधार पर प्रवेश लिए जाने की स्थिति स्पष्ट हुई है। मंडलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने बार बार निर्देश दिए जाने के बावजूद वर्ष 2015, 16, 17 में 18 में प्रवेश लेने वाले समस्त अभ्यर्थियों का सत्यापन न कराए जाने के लिए वर्ष 2015 से 2020 तक डाइट जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मऊ में कार्यरत प्रभारी प्राचार्य राजीव रंजन मिश्रा, उप प्राचार्य उदय प्रकाश मिश्र व रामचंद्र सिंह यादव, वरिष्ठ प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह, शिव प्रसाद यादव व केसरी नारायण कपूर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित किए जाने हेतु शासन को संस्तुति भेज दी है। इसके अलावा उन्होंने मंडल के तीनों जनपदों में बीटीसी में प्रवेश लेने वाले सभी प्रशिक्षुओं के अंकपत्रों का सत्यापन कराए जाने की भी संस्तुति की है। मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने प्रकरण के संबंध में बताया कि डाइट मऊ में वहां के स्टाफ द्वारा बीटीसी बैच 2015 में एक छात्राध्यापक अभय कुमार मौर्य को फर्जी अंकपत्र द्वारा ज्येष्ठता उच्चकर प्रवेश दिलाया गया है। प्रकृति को सुरक्षा और मानव जीवन की रक्षा के लिए विश्व पर्यावरण दिवस के दिन कोतवाली महाराजगंज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए थाने परिसर में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार पांडे का कहना है कि सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाए हम। मानव द्वारा जितने अधिक वृक्ष लगाए जाएंगे मानव जीवन सुरक्षित रहेगा और जलवायु में होने वाली अनियमितता में कमी आएगी। वही मानव जीवन के लिए उपयोगी ऑक्सीजन की उपलब्धता भी बनी रहेगी। इस अवसर पर कोतवाली महाराजगंज द्वारा 10 आम, 35 सागौन, 30 शीशम और 25 अशोक के पौधे लगाए गए। जिस तरह से देश की रक्षा करने के लिए हमारे देश की सेना 24 घंटे सतर्क रहती है, उसी तरह से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए भी उसकी रक्षा करनी होगी, तभी जीवन की रक्षा हो पाएगी। उक्त बातें आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शहीद भगवती प्रसाद सिंह की पत्नी ललिता देवी ने कही। उन्होंने शहीद की स्मृति में स्थापित शहीद पार्क में पौधरोपण करके समाज को एक बड़ा संदेश दिया। इस अवसर पर समाज सेवी व भूतपूर्व पर्यावरण मंत्री के PRO विश्व प्रकाश सिंह उर्फ मुन्नू सिंह ने कहा कि आज चारों तरफ कोरोना जैसी गंभीर व लाइलाज बीमारी से लोग परेशान हैं। ऐसे में पर्यावरण सुरक्षित रखना एक अहम जिम्मेदारी बन गई है। समाज सेवी राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि वह मदियापार गांव में इस पार्क में तमाम तरह के गुणकारी पेड़ लगाएं, जिससे शुद्ध वायु के साथ लोगों को औषधि भी मिल सके। उन्होंने कहा कि शहीद भगवती प्रसाद सिंह की स्मृति में यह पार्क सभी प्रकार के फूल, शोभाकार व फलदार पौधों से आच्छादित होगा।